1660 तक हमने लास्ट एज इसको कवर कर लिया था। नाउ वी आर एंटरिंग अ न्यू फेज। ये टोटली न्यू एज है बेसिकली। तो ये अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स ये जो है यहाँ से क्लासिकल एज स्टार्ट हो जाती है। अभी आप इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे और इसका जो ट्रेट्स हैं वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रेनेसां के कुछ एलिमेंट तो आपको प्यूरिटन एज में नजर आ रहे थे। जैसे फ्रांसिस बेकन काफी रेनेसां एलिमेंट्स में ही लिख रहे थे सारा। लेकिन आपको इस एज में पिछली एज के साथ कोई कनेक्शन आपको खास नहीं फील होगा और पता चलेगा कि ये बहुत कुछ नया आ गया, लिटरेचर बिल्कुल नया आ चुका है। लेकिन इसके असरात आने वाली एज पे, आने वाले दिनों पे पड़ेंगे, एज पे तो नहीं। ये खैर ओवरऑल इसी वजह से इस एज को आप कह सकते हैं कि ये न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, जिसका जो पहला फेज है उसको आप कह लेंगे द रेस्टोरेशन पीरियड, जो 1660 से लेकर 1700 तक जाएगा। तो ये सदी भी हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा दिल है ये सदी हमारी कंप्लीट कर लें हम, ताकि आपके एग्जाम में थोड़ा और मटेरियल ऐड हो जाए। सो इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, क्योंकि ड्राइडन इस एज के सबसे बड़े आथर हैं। ठीक है, जॉन ड्राइडन जो हैं, अगर आप इस एज में पूछें कि सबसे अच्छा पोएट कौन है, तो मैं कहूँगा कि जॉन ड्राइडन। और अगर आप पूछें कि सर इस एज के अंदर यानी रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर सबसे अच्छा ड्रामाटिस्ट कौन है, तो वो जवाब होगा जॉन ड्राइडन। ठीक है, और किसी हद तक कॉन्ग्रीव के साथ चले कंपटीशन हो गया, लेकिन फिर भी जॉन ड्राइडन काफ़ी बड़े ड्रामाटिस्ट थे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए या मुझसे पूछें आप कि इस एज के सबसे बड़े प्रोज राइटर कौन थे, तो वो जवाब होगा ड्राइडन। ठीक है, तो ड्राइडन की ये पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये चीज़ आप किसी भी एज में आपको शायद नहीं मिली थी कि प्रोज हो, पोइट्री हो या ड्रामा हो, तीनों जॉनरास के अंदर लीड कर रहे हैं, वो हैं जॉन ड्राइडन। इस वजह से तो ये तो बिल्कुल ही ठीक है कि ये एज ऑफ ड्राइडन है, क्योंकि तीनों जॉनरा के मास्टर तो यही हैं। खैर क्या हुआ 1660 के अंदर, आफ्टर द रेस्टोरेशन हुई इन 1660, तो क्या रेस्टोर हो गया जिसकी वजह से इसे रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। वो कुछ है जो कोलैप्स कर गया था और फिर रिस्टोर हुआ। व्हेन चार्ल्स सेकंड, ठीक है, came to the throne, there was a complete repudiation of the Puritan ideals and the way of living. जब चार्ल्स सेकंड जो फ्रांस चले गए थे, भाग गए थे, ठीक है, जेम्स वन की औलाद हैं ये, तो उसके बाद जो है चार्ल्स वन को तो आपको पता भी हेड कर दिया गया। तो ये इन्होंने फ्रांस में जाके पनाह ली, उनकी सारी रॉयल फैमिली जो है वो उसको उसकी लाइफ थ्रेट हो गया। तो वो लोग चूँकि बुनियादी तौर पे आपको पता है फ्रांस से बिलोंग करते थे, नॉर्मेंडी फैमिली है अभी तक ये, तो इन्होंने अपने पुराने घर की तरफ ये चले गए और वहाँ पे जितना अरसा जो प्यूरिटन का रूल रहा है ये वहीं पे रहे हैं। तो ये वहाँ पे रहने के साथ इन्होंने बहुत कुछ नया सीखा। ठीक है, और जो उन्होंने सीखा वो अब इम्प्लीमेंट होगा, उसकी वजह से एक नया ईरा इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट होगा और फ्रेंच इन्फ्लुएंस फिर आ जाएगा। इससे भी पहले आपको पता है 1066 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और नॉर्मेंडी ने जब अटैक किया तो एक फ्रेंच इन्फ्लुएंस आ गया इंग्लैंड के अंदर। अब दोबारा से फ्रेंच, ये सेकंड टाइम है कि फ्रांस अपना असर दिखाएगा लिटरेचर के अंदर दोबारा से। वो क्यों? क्योंकि रॉयल फैमिली फ्रांस में रही और रहने के साथ उन्होंने नया अंदाज जो है लिटरेचर है, नए अंदाज का लिटरेचर और नए अंदाज की जो जिंदगी है वो इंजॉय की। In English literature, the period from 1660 to 70 is called the period restoration because monarchy was restored in England. पहले पार्लियामेंट और उसके बाद फिर क्रोमवेल ने रूल किया, यानी प्योरिटन का रूल था ओवरऑल, आप उसे कह सकते हैं। The Charles II, the son of Charles I, who had been defeated and beheaded, जो वन थे इनके फादर, came back to England from his exile in France and became the king. ये दोबारा से बादशाह बनते हैं। वो जो भी फिर हालात हैं कि क्यों कैसे वो बादशाह बने, हम पॉलिटिक्स में तो नहीं जा रहे, लेकिन हम बैकग्राउंड में ये देख रहे हैं कि वो नहीं थे और वो आ गए, और उनके आने से लिटरेचर पे क्या असर पड़ा, इस फैमिली के वापस आने से। इट इज कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन बिकॉज ड्राइडन वाज द डोमिनेटिंग एंड द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी फिगर ऑफ द एज, जैसे मैंने आपको पहले बताया। As the Puritans, who were previously controlling the country and were supervising her literary and moral and social standard,
ठीक है। प्रीवियस एज में क्या था कि प्यूरिटन के स्टैंडर्ड ही थे। आप देखें कि जो पोइट्री कर रहे थे, चाहे वो मेटाफिजिकल पोइट थे या दूसरे स्पिरिचुअल पोइट थे, तो थीम हमेशा ही रिलीजियस और स्पिरिचुअल होते थे। उनकी हैंडलिंग आल दो समटाइम आप कह सकते हैं कि कुछ रेनेसां के एलिमेंट हमें वहां नजर आते हैं, या फिर डन को कुछ फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस एज के अंदर क्या था कि प्रीवियस जो टेस्ट था, जो कंट्रोल था, जो लिटरेचर के ऊपर कंट्रोल था, जो मॉरल स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे प्योरिटन्स ने, उनको डिफीट हो जाती है। ना सिर्फ प्योरिटन्स को डिफीट होती है, बल्कि उनके आइडियल्स और उनके स्टैंडर्ड को भी डिफीट हो जाती है। अ रिएक्शन वाज लॉन्च अगेंस्ट वट एवर दे हेल्ड सेक्रेड। ओके, जो कुछ भी उन्हें पसंद था, बेहतर था, उन्हें सेक्रेड समझते थे अपने आइडियल्स को। ऑल restraints and the disciplines were thrown to the winds। ठीक है, जो भी पाबंदियां थी सब खत्म हो गई, और ड्रामा भी दोबारा स्टार्ट हुआ, क्योंकि थिएटर तो बंद कर दिए थे उन्होंने बिल्कुल ही। Charles II and his followers, who had enjoyed a gay life in France during their exile, did their best to introduce that type of the foppery and the looseness in the English also। तो इंग्लैंड के अंदर वो जो उन्होंने एंजॉय किया था, जो नया टेस्ट लिया था उन्होंने वहाँ पे लाइफ का भी और आर्ट का भी और लिटरेचर का भी, वो वैसे तो वहाँ नहीं रहे, वो तो रॉयल गेस्ट थे, आपको पता है। तो उन्होंने साथ साथ पॉलिटिकली बैकिंग भी की होगी, और अपनी अपनी जो स्कीमिंग है, इंट्रीग्स हैं, वो भी चलाई होंगी कि हम वापस आ जाएं और पावर हमें वापस मिल जाए। जैसे एग्जाइल में जो भी होते हैं, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी चलाते रहते हैं। जैसे नवाज शरीफ आजकल आपको पता है एग्जाइल में है, लेकिन उसके बावजूद अपनी पॉलिटिक्स वहाँ से वो चला रहा है। तो ऐसे ही जब पावरफुल लोग एग्जाइल में भी जाते हैं, तो अपनी पॉलिटिक्स भी चलाते हैं और साथ साथ न्यू लाइफ को भी इंजॉय करते हैं। They renounced old ideals and demanded the English poetry and the drama should follow the style to which they had become accustomed in the gaiety of the Paris। So अब बादशाह जो रॉयल वापस आ गई थी, रॉयल्टी सारी, तो इन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें लिटरेचर भी वैसा चाहिए, यहाँ भी हमें वही ड्रामे चाहिए, वही आर्ट फॉर्म चाहिए, हम वही लाइफ चाहते हैं जो हमने फ्रांस के कोर्ट में देखा है, जो फ्रांस के अंदर, जो खासतौर पर पेरिस में हमने जो लाइफ स्टाइल देखा है, जो आर्ट का स्टाइल देखा है, जो ड्रामा देखा है, तो वो जो चीज़ें हमने एंजॉय की हैं, हम वो सारी चीज़ें यहाँ भी हमें दी जाए। तो आपको पता है उस जमाने में चूंकि बादशाह बहुत पावरफुल हुआ करते थे, आपको याद होगा हेनरी VIII ने कहा कि मेरा फिरका ही बदल गया है, तो लिहाजा पूरे इंग्लैंड का फिरका बदल जाएगा। तो आपको याद होगा वो सीन, कोई ना नहीं कर सकता था, और पूरा इंग्लैंड जो है वो कैथोलिक से रातों रात प्रोटेस्टेंट बन गया। तो ऐसे ही बादशाह, जो कि बादशाह पावरफुल होते हैं। आजकल की डेमोक्रेसी, आज का माहौल डिफरेंट है, आज हमें वो अजीब सा लगेगा, क्योंकि अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो भी पावरफुल लोग होते हैं, हम पब्लिक उनको 100% नहीं फॉलो करती उस तरह से। आज डेमोक्रेटिक एक आइडियल्स ने दुनिया काफ़ी चेंज कर दी हुई है। Instead of having Shakespeare and Elizabeth as their models, the poets and the dramatists of the Restoration period began to imitate French writers। इसलिए अब जो आर्ट लिखा जाएगा या जो भी था, वो बादशाह की भी ये डिमांड थी। लिहाजा एलिजाबेथन जो आइडियल थे, जो शेक्सपियर आइडियल था, या पिछली दफ़ा हमने देखा बेन जॉनसन को फॉलो किया जा रहा है, या फिर क्वीन को जो है स्पेंसर को आइडियल, स्पेंसरियन पोइट्स बन जाते हैं। तो इन्होंने कहा जी नहीं, अब आइडियल जो है ना वो फ्रांस से लिए जाए, तरह जो आर्ट जो है ना फ्रांस को इमिटेट किया जाए। द रिजल्ट वाज दैट द ओल्ड एलिजाबेथन स्पिरिट विद इट्स patriotism, its love of adventure and the romance, its creative vigor, and the Puritan spirit with its moral discipline and the love of liberty became things of the past। अब ना तो प्योरिटन्स की प्योरिटी चलनी थी, उनका ना डिसिप्लिन चलना था, लव ऑफ लिबर्टी जो हमें मिल्टन में नजर आती है, तो कोई मिल्टन का फॉलोअर नहीं है इसके अंदर। और इन्होंने वो जो एलिजाबेथन जो आइडियल थे वो भी कुछ चल रहे थे प्योरिटन के एज के अंदर। वो जो उनकी एक फ्री स्पिरिट थी, वो जो पैट्रियटिज्म था, या लव फॉर द आर्ट था, या ग्रीक जो वो मॉडल को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दिया गया। और अब इंग्लैंड ने अपना किबला जो है ना वो फ्रांस सेट कर दिया कि फ्रांस से आइडिया ले जाएंगे। दे मेड टू इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। अगर इस एज की, रेस्टोरेशन एज की कंट्रीब्यूशन देखी जाए, तो वो है द फॉर्म ऑफ रियलिज्म। तो इन्होंने क्या इंपोर्ट किया वहां से, और इंग्लैंड के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो नई चीज लेके आए, दैट वाज रियलिज्म।
जो बाद में आपने काफी पढ़ा भी है इसके ऊपर, एंड द टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस। ठीक है, तो ये जो एज है इसके अंदर, जैसे कि हमने कहा कि प्यूरिटन एज के अंदर जो जॉनरा डोमिनेट कर रहा था वो पोएट्री थी, आपको याद होगा। एलिजाबेथन में एक जॉनरा डोमिनेट कर रहा था, वो ड्रामा था। और इस एज के अंदर जो चीज डोमिनेट करेगी वो है प्रोज। सबसे जो क्लास की चीज लिखी गई वो प्रोज थी। द राइटर्स पेंटेड द रियल पिक्चर ऑफ द करप्ट सोसाइटी एंड द कोर्ट। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो रियलिज्म अडॉप्ट कर लिया, एक नई चीज वो फ्रांस से उन्होंने सीखी, फ्रेंच पोर्ट से, फ्रेंच राइटर्स को इमिटेट करते हुए। दे वर मोर कंसर्न्ड विद वाइसेस रादर देन विद द वर्च्यूज। ठीक है, ज्यादातर जो वाइसेस थे, जो प्रॉब्लम हमें नजर आते थे, जो करप्शन हमें नजर आते थे, नेगेटिव जो साइड थी ना सोसाइटी की, स्पेशली उसको उसको कैप्चर करने की कोशिश की। जो आपको एक हमारे राइटर आप में ये चीज़ खास तौर पे आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, सादत हसन मंटो को आपने पढ़ा होगा। तो बिल्कुल वो मंटो की तरह ना वॉइसेस ऑफ द सोसाइटी हैं, जो प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी हैं, उन पर कैमरा जो है ना फोकस कर दिया गया और प्लेन फॉर्म में, प्रोज फॉर्म में उसको इमिटेट किया गया, रियलिज्म यानी उसको अडॉप्ट किया गया। तो ग्रेजुअली रियलिज्म बिकेम द मोर होलसम। आहिस्ता आहिस्ता आल दो बेहतर रियलिज्म जो है वो नजर आएगा एज के बढ़ने के साथ साथ। द राइटर्स ट्राई टू पोर्ट्रे रियलिस्टिकली ह्यूमन लाइफ एज दे फाउंड इट, मतलब इट्स गुड एज वेल एट द बैड साइड। यानी शुरू में तो बैड साइड ज्यादा फोकस की गई, बाद में गुड और बैड दोनों को मिक्स करके तो रियलिज्म जो है वो मेच्योर होता गया। इट्स इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल साइड, यानी दोनों साइडों पे। तो ग्रेजुअली वो बहुत आगे आगे टाइम जब जाएगा तो ये मेच्योरिटी आ जाएगी इनके रियलिज्म के साथ। लेकिन रियलिज्म की बुनियाद पड़ गई यार, दो वो जो फैंसी थी, जो वो आपको पता है शेक्सपियर का कोई भी प्ले इंग्लैंड के अंदर मेरे ख्याल में सेट नहीं है, शायद एक आध प्ले है जो इंग्लैंड में एक ही प्ले शायद उनका है। कोई बता सकता है कि वो कौन सा प्ले है जिसकी सेटिंग इंग्लैंड के अंदर है? बाकी तो शेक्सपियर ने इंग्लैंड में सेटिंग ही नहीं रखी अपनी, हमेशा ही बाहर जाते थे, टाइम में भी आगे पीछे चले जाते थे। तो टाइम और प्लेस दोनों में वो रोमांटिक उनके एटीट्यूड था उनका, तो रियलिस्टिक नहीं थे। रियल के इंग्लैंड के आम लोगों में जो प्रॉब्लम है उनको स्टेज कर रहे हो, ऐसा नहीं था। तो इस एज में ये एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट होने जा रहा था या हुआ। It emphasized directness and the simplicity of expression and counteracted the tendency of the exaggeration and the extravagance which was encouraged during the Elizabethan and the Puritan age. इसका आप अच्छा कंपैरिजन हम कर रहे हैं प्यूरिटन एज के साथ स्पेशली, और एलिजाबेथन और प्यूरिटन दोनों को मिक्स कर लें तो भी इस एज के साथ उसका कंपैरिजन बनेगा। उसमें फैंसी थी, उसमें एग्जैजरेशन थी, उसमें एक्स्ट्रावेगेंस था। आपको याद होगा डन की बड़ी अजीबोगरीब किस्म के कंपैरिजन, कंसीट्स, और मिल्टन के एग्जैजरेशन भी आपके सामने है, और जिस तरह वो थीम लेते हैं, और रिलीजियस थीम भी थे वो भी इन्होंने खत्म कर दिए। बिल्कुल डेली लाइफ के आम लोगों को भी ऊपर लिखा गया इसके अंदर। डायरेक्टनेस थी, सिंप्लिसिटी थी, रीजन थी, और जो है वो रियलिज्म था। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रैंडलिक्वेंट फ्रेजेस, यानी बहुत बड़ी बड़ी फ्रेजेस और एक्सप्रेशन यूज किए जाएं, इन्वॉल्व सेंटेंसेस फुल ऑफ लैटिन कोटेशंस एंड क्लासिकल एल्यूजन। जैसे आपको मिल्टन में लगता है लैटिन कोटेशन है, क्लासिकल इतनी एल्यूजन है कि हर दो लाइन पे आ जाता है, और आप उनकी पोइट्री पढ़ने के लिए आपको गूगल करना पड़ता है। इवन अंग्रेजों को भी देखना पड़ता था कि आखिर इसका क्या मतलब है, इंग्लिश लोग उसे नहीं पढ़ सकते थे। The Restoration writers, under the influence of the French writers, gave emphasis to reasoning rather than the romantic fancy. तो ये वाले जो आथर थे इन्होंने तो बिल्कुल सादा लिखा, और इनका फोकस था कि रीजन को टच किया जाए, फैंसी को नहीं। अंडर द इन्फ्लुएंस इन्होंने कॉपी किया फ्रेंच ऑथर्स को, जैसे हम पहले लगातार बात कर रहे हैं, और फैंसी नहीं, वर्ल्ड उसको करने के बजाय एग्जैजरेशन को और एक्स्ट्रा वेगन्स स्टाइल था जो यूफियस का आपको याद होगा, लिली ने जो वर्क किया था। तो ये सारी चीज़ें शेक्सपियर की जो फैंसी है, आगे आके मिल्टन का जो इल्यूजन्स हैं, और जो शो ऑफ नॉलेज है इनके अंदर, मेटाफिजिकल पोइट्स के अंदर है, और कंसीट्स हैं, ये सारा कुछ जो है ड्रॉप कर दिया गया। बिल्कुल प्रिसाइज वे ऑफ राइटिंग की गई, कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट क्लियर कट सेंटेंसेस। ठीक है, अब क्या था कि आर्ट इसे समझा गया, आर्ट का जो है ना वो पोइटिक्स ही चेंज हो गई, विदाउट एनी अननेसेसरी वर्ड। बहुत लंबे चौड़े वर्ड को तो ये कहते थे ये क्या चीज़ है भाई। तो ये वो बैकग्राउंड हमारा
हम देख रहे हैं वो सोशल पॉलिटिकल और जो लिटरेरी बैकग्राउंड है वो क्या था। द रॉयल सोसाइटी भी इसी एज में आपको पता है स्टैब्लिश हुई है। रॉयल सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी है जिसने साइंस की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात दी हैं, विच वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड enjoined on all its members to use a close, naked, natural way of speaking and writing. तो साइंस का तो ये खैर बनता भी है। साइंस में हमेशा आपको पता होता है कोई लंबे चौड़े मेटाफर सिमिलीज यूज नहीं की जाती हैं। उनका पर्पस होता है रीजन को अपील करना, इंफॉर्मेशन देना, और इसलिए वो प्रीसाइज होते हैं और कोशिश करते हैं कम से कम मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग होता है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एज नियर द मैथमेटिकल प्लेननेस एज दे कैन। तो ये वाली चीज जो है ना वो टोटल माशरे में भी पाई जाती थी। सो ड्राइडन एक्सेप्टेड दिस रूल फॉर हिज प्रोज। ये जो रॉयल सोसाइटी का रूल है या साइंस का जो है तरीका है, असल में साइंस भी नई नई डेवलप हो रही थी, नई नई टाइप ऑफ राइटिंग सामने आ रही थी, और फ्रांस में चूंकि ये रियलिज्म पहले से चल रहा था, ड्राइडन एक्सेप्टेड दिस रूल फॉर हिज प्रोज, फॉर हिज पोइट्री अडॉप्टेड द easiest टाइप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द हेरोइक कपलेट। तो इन्होंने जो सबसे आसान तरीका होता है हेरोइक कपलेट, यानी हर दो जो लाइनें होंगी वो आपस में राइम करेंगी, जो हमारी उर्दू की पोइट्री में आमतौर पे ये चीज़ देखी जाती है हेरोइक कपलेट। तो ये उन्होंने अडॉप्ट किया अपने वर्ड्स लिखने के लिए। अंडर हिज गाइडेंस द इंग्लिश राइटर्स इवॉल्व्ड ए स्टाइल। ठीक है, तो सबसे बड़ा मास्टर तो आपको पता है ड्राइडन था, तो उसके अंडर में एक नई स्टाइल जो है मर्ज होता है, जिसमें क्या क्वालिटीज हैं, प्रीसाइज, फॉर्मल एंड एलिगेंट, विच इज कॉल्ड द क्लासिकल स्टाइल एंड विच डोमिनेटेड इंग्लिश लिटरेचर फॉर मोर देन अ सेंचुरी। और ड्राइडन जो चीज लिखने जा रहा था, जिस तरीके से लिखने जा रहा था, यानी प्लेन वे में, कंसाइज वे में, और फॉर्मल होना चाहिए बिल्कुल। हीरोइक कपलेट पोइट्री में वो यूज करेगा और कोशिश करेगा कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन ना हो, कोई हाइपरबोली ना हो, कोई ग्रैंड किस्म के स्टेटमेंट ना हो, और बिल्कुल बहुत लंबे चौड़े कंसीट्स भी ना हो, और सिंपल जो है ना टाइप की पोइट्री हो, ताकि रीजन को टच किया जा सके। और ज्यादा ऑब्वियसली सेटायर लिखा गया, माशरे की जो करप्शन है, जो वाइसेस हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको हाईलाइट किया गया ताकि उनको ठीक किया जा सके। चलिए उसके अपने एक पॉजिटिव पहलू हैं। ओके, हम जाते हैं अब रेस्टोरेशन पोइट्री की तरफ। चलिए, आप आई होप कि आपको बेहतर नजर आ रहा होगा। तो इसमें हम इस एज में भी हम पोइट्री देखेंगे, और जैसे मैंने बताया कि ये एज भी उतनी क्रिएटिव नहीं है जितनी रेनेसां थी ना। प्यूरिटन एज में कुछ ना कुछ राइटर थे, रेस्टोरेशन एज में तो ड्राइडन ड्राइडन और बस ड्राइडन ही है और कोई भी नहीं। तो रेस्टोरेशन पोइट्री, ड्रामा और प्रोज हमने देखना है। बहुत ही आसान सी ये एज है, बिल्कुल कोई इसका बैकग्राउंड सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर वो आपने समझ लिया है कि क्या हुआ था और 1660 के अंदर क्या वो पॉलिटिकल इंसिडेंट हुए, जिनके बैकग्राउंड में आर्ट, कल्चर, लिटरेचर सारा ही बदलने जा रहा है। तो इस एज का सबसे बड़ा नाम जो है वो जॉन ड्राइडन है, जिन्होंने सही तौर पे बादशाह को खुश किया और उनके स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट किया था उसके मुताबिक काम किया। द रेस्टोरेशन पोइट्री वाज मोस्टली, हम कह सकते हैं क्या है, स्टैरिकल है। तो स्टाइल जो होता है ये क्रिटिसिज्म ऑन सोसाइटी होता है, उनकी वॉइसेस, उनकी प्रॉब्लम, उनकी जो लैकिंग्स हैं उनको हाईलाइट किया जाता है कैसे वर्क के अंदर। और इसका ओरिजिनली पर्पस तो ये होता है कि ताकि उससे माशरे में बेहतरी आ सके। सो रेस्टोरेशन पोइट्री भी अपने एसेंस के अंदर स्टेरिकल थी, रियलिस्टिक थी, एंड रिटन इन द हेरोइक कपलेट। तो ये अगर तीन बातें, वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं हाईलाइटेड बोल्ड फॉर्म में, स्टेरिकल, रियलिस्टिक एंड हेरोइक कपलेट, तो बस यही अब ट्रेंड स्टार्ट होगा जिसकी बुनियाद रखी ड्राइडन ने। और ड्राइडन वाज द सुप्रीम मास्टर of satirical work, of realistic works, of the heroic work. He was dominating figure of the Restoration period, and he made his mark in the field of the poetry, drama, and the prose. तीनों में उन्होंने काम किया और तीनों में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है ये। क्रिटिसिज्म भी इन्होंने किया, इन्होंने ड्रामे भी लिखे, इन्होंने पोइट्री भी शानदार की जो इस एज के बिल्कुल मुताबिक है। इन द फील्ड ऑफ पोइट्री ही वाज इन फैक्ट द ओनली पोएट वर्थ मेंशनिंग। तो हम पोइट्री में अंदर हैं, और पोइट्री में तो आप कह सकते हैं कि ड्राइडन के अलावा तो किसी का नाम लेने का भी कोई फायदा नहीं है।
इन हिज यूथ ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ काउली। काउली आपको पता है मेटाफिजिकल पोएट थे। हाँ, शुरू के टाइम में जब ये छोटे थे तो ये मेटाफिजिकल पोएट्री को कर रहे थे, पसंद करते थे या उनके इन्फ्लुएंस में थे। मिल्टन के साथ भी इन्होंने काम किया, आपको पता है। तो शुरू के दिन के इनके आप इनकी एज में तो इन्होंने प्यूरिटन एज देखी है अपनी अर्ली वाइल्ड के अंदर। So his early poetry has the characteristics of conceit and exaggerations. तो उस इन्फ्लुएंस में अब प्यूरिटन का रूल चलता रहता तो ड्राइडन उसी फॉर्म में लिखते। ड्राइडन तो एक जीनियस का नाम है ना, आगे हम देखें वो कितने जीनियस हैं। एक एग्जांपल बड़ी दिलचस्प आएगी। तो अगर तो वो प्यूरिटन एज बरकरार रहती, लंबे अरसे चलती, तो ड्राइडन डेफिनेटली एक मेटाफिजिकल पोएट, बड़े मेटाफिजिकल पोएट होते, वर्थ मेंशनिंग। तो वो उन्होंने रहना ही रहना था। जीनियस आपको पता है हर माहौल में ढल जाता है और उसके जो है ना वो मुताबिक जो है वो सरवाइव करता है। तो शुरू में इनके कंसीट्स भी नजर आती हैं, एग्जैजरेशन भी, और मेटाफिजिकल पोइट्री के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं। बट इन हिज लेटर years he emancipated himself from the false taste and the artificial style of the metaphysical writers। क्योंकि इस एज में जो नई एज आ चुकी थी, इनकी पोइटिक्स अलग है। आपको पता है हर एज की अपनी एक पोइटिक्स होती है। तो अब पोइटिक्स बदल रही थी, इसलिए हम कह सकते हैं रियल सेंस में एज चेंज हो चुकी थी। अब के जो पोइटिक्स है, आपके जो पोइट्री के या आर्ट के जो स्टैंडर्ड हैं, जो पॉलिटिकल, आपको पता है हर चीज अल्टीमेटली तो फूको जैसे कहते हैं ना कि पावर कंट्रोल करती है। आपको पता है पावर ही लैंग्वेज को कंट्रोल करती है, कल्चर को, हर चीज उसके अंडर होती है। तो उस थ्योरी में भी देखें तो हमें फिर समझ आती है कि क्योंकि पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, इसलिए लिटरेचर की जो पोइटिक्स है वो भी चेंज हो गई थी। अब पोइटिक्स जो चेंज हो गई थी, इसलिए आप ये लाइन आपको समझ आ सकती है कि अब मेटाफिजिकल पोइट्स जो अपने टाइम में बड़े सुपीरियर होंगे, लेकिन अब वो क्या थे, फॉल्स टेस्ट था, आर्टिफिशियल स्टाइल था। ठीक है। एंड रोट इन ए क्लियर एंड फोर्सफुल स्टाइल विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ द पोइट्री इन इंग्लैंड। तो बुनियाद रखी क्लासिकल स्कूल की ड्राइडन ने जो काम किया है वो क्लासिसिज्म की इन्होंने बुनियादें रख दी हैं, प्रोज के अंदर भी, पोइट्री के अंदर भी और ड्रामा के अंदर भी। इनकी पोइट्री को समझने के लिए हम आसानी से इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उससे हमें याद भी रहेगा। क्योंकि हमारा तो काम है ना कि इस एज के स्पिरिट को समझना है आपने, और उसको समझ के कुछ वर्क को आप समझ जाए तो फिर आप किसी भी सवाल का तकरीबन जवाब दे सकते हैं जो आपके पेपर में आ सकता है या इंटरव्यू में भी आ सकता है। पॉलिटिकल सिटायर्स हैं इनके, ठीक है। उसके अलावा इनकी डॉक्ट्रिनल पोइम्स हैं, ठीक है, जो फिलोसफिकल पोइम्स आप कह लें किसी हद तक, टू सम एक्सटेंट डीप फिलोसफी तो इनमें नहीं होगी। द फैबल्स हैं उसके अलावा। तो तीनों में अगर हम देखें तो ऑन इज पॉलिटिकल स्टाइल्स में जो पहली टाइप है, तो एब्सोलम एंड एकिटोफल जो है, ये इनकी सबसे बेस्ट वर्क है, एब्सोलम एंड एकिटोफल। तो एंड द मेडल आर वेल नोन, दो इनकी ऐसी स्टाइल्स हैं, पॉलिटिकल स्टाइल्स हैं बेसिकली, जो जिनमें एलिगोरिकल हैं किसी हद तक, ये पॉलिटिकल एलिगरीज हैं जिनकी स्टोरीज के अंदर पॉलिटिकल मीनिंग्स हैं बेसिकली। तो उनको हम प्रोब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एब्सोलम एंड एकिटोफल जो है, ये कहानी जो है सेट की जाती है, ये आल्दो इसका ये पुराने टाइम में थोड़ी सेट है, लेकिन एलिगोरिकल है बेसिकली। तो किंग डेविड के बारे में है ये। किंग डेविड जो कि इसराइल के बादशाह थे, तो उनके बारे में ये स्टोरी है कि वो बड़े उनका फुल कंट्रोल था ज्यूज की, यहूदियों के ऊपर, ज्यूज के ऊपर। इसराइल के वो बादशाह थे पुराने टाइम के अंदर, और उनके उनके जो है ना कुछ मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे, और उन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में उनका एक बेटा पैदा होता है एब्सोलम जिसका नाम है, जो उनका जायज बेटा नहीं है, नाजायज बेटा है। और किंग डेविड जो है उनका कोई जायज बेटा नहीं सरवाइव करता। तो एब्सोलम जो है वो जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा अच्छा वॉरियर बनता है, वो किंग के लिए लड़ता भी है, सारा कुछ करता है, बहुत काबिल होता है, लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, एडमायर भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो चूंकि लीगल बेटा नहीं है, इसलिए वो बादशाह नहीं बन सकता नेक्स्ट, ठीक है, कानून के मुताबिक वो बादशाह नहीं बन सकता क्योंकि वो किंग डेविड का जायज बेटा नहीं है। तो एकिटोफल जो है ये एक और करेक्टर हैं, और ये जो कि दुश्मन है किंग डेविड के, एकिटोफल जो है ये साजिश रचते हैं, ये दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, रहते ज्यूज ही हैं, ज्यूज के अंदर ही रहे, लेकिन ये
एब्सोलम के जरिए से प्लान करते हैं कि एब्सोलम को भड़काया जाए कि तुम अपने बादशाह जो है, बाप है जो बादशाह भी है, वो ज़ाहिर है तुम्हें बादशाह तो नहीं देगा, तो तुम उसके खिलाफ लड़ो और फाइट करो। तो ये इस कहानी के अंदर उनको बहकाते हैं किसी तरीके से और उन्हें बताते हैं कि सारी पब्लिक तुम्हारे साथ है, तुम्हें बहुत एडमायर किया जाता है, लोग डेविड को पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह करके एब्सोलम को वो बहुत तैयार करते हैं, ऐसा लगता है कि ये जंग लड़ेगा बाप के साथ और उसे डी थ्रोन कर देगा, लेकिन ऐसा अल्टीमेटली वो ऐसा नहीं करता। और इसमें पॉलिटिकल मतलब मीनिंग है, किंग डेविड जो है वो चार्ल्स सेकंड है बेसिकली, और उनका एक नाजायज बेटा था एक्चुअली भी उस टाइम पे, और वो उसको लोग भड़काते थे कि तुम बादशाह के खिलाफ हो जाओ। तो इस तरह के पॉलिटिकल मीनिंग बेसिकली इस पोइम के अंदर मौजूद है उस टाइम के मुताबिक। द मेडल जो है एक और पोइम है इनकी। So Absalom and Architophel is one of the greatest political stars in English language। इनकी आर्ट फॉर्म में और इनकी एलिगोरिकल मीनिंग की वजह से इनकी पॉलिटिकल स्टार जो है ना सबसे बेस्ट अगर कहेंगे तो वो ये है। Dryden defended the king against the Earl of Shaftesbury who is represented as Achitophel। Achitophel इसमें Earl of Shaftesbury हैं जो ये साजिश करते हैं कि किंग सेकंड जो दोबारा रिस्टोर हो चुके हैं उनके खिलाफ उनके बेटे को वो यूज करने की कोशिश करते हैं। It contains powerful character studies of the Shaftesbury and the Duke of the Buckingham who is represented as जिम्री, मतलब एक और कैरेक्टर है जिम्री के नाम से। तो जिम्री और ये दोनों मिलके कोशिश करते हैं कि एब्सोलम को भड़काया जाए, यानी डेविड के खिलाफ। The medal is another satirical poem full of invective against Shaftesbury and Macflecknoe. It also contains a scathing personal attack on the Thomas Shadwell, who was once a friend of Dryden। तो इन जो कि इनके सारे काम आपको पता है एलिगोरिकल्स हैं और सेटायर्स हैं, ओरिजिनल है, उसमें शेप्स मौजूद होती हैं, और ये इनके काम में हमें मेडल के अंदर भी ऐसा ही नजर आता है। ये अपने दोस्त पे क्रिटिसाइज करते हैं और पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज हैं उनको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं और बड़े शदीद किस्म का एसिडिक किस्म का स्टायर करते हैं। ये तो दो मतलब वो पॉइंट है पॉलिटिकल सेटायर्स हैं, जैसे हमने कहा ना तीन हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो टू ग्रेट डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स वो हैं जो रिलीजियो लाइसी एंड द हाइंड एंड द पैंथर। इनको अब याद रखेंगे कि ये डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स हैं और दो हमने कहा कि वो political satires हैं। These poems are the neither religious nor devotional। यानी religious lycia although उनका नाम है लेकिन ये religious नहीं है, but theological and controversial। The first was written when Dryden was a Protestant। religio lyci जो है ये इन्होंने पहले लिखी, डॉक्ट्रिनल पोइम है क्योंकि इन्होंने कुछ फिलोसफिकल स्टांस लिए हैं, तो डॉक्ट्रीन कहते हैं ना किसी भी फिलोसफिकल स्टांस को। तो लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था ना ये बड़े जीनियस हैं, तो इनका एक सबूत आएगा, वो ये है कि पहली जो पोएम है रिलीजियस लाइसी इन्होंने लिखी व्हेन ही वाज अ प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने इसमें क्या किया, इट डिफेंड्स द एंजेलिकन चर्च। तो इन्होंने जो एंजेलिकन चर्च है जो प्रोटेस्टेंट का चर्च होता है उसी की एक फॉर्म है, उसको डिफेंड किया, खूब डिफेंड किया उसके अंदर। द सेकंड रिटन व्हेन ड्राइडन हैड बिकम ए कैथोलिक। बाद में उन्होंने क्या किया, अपना फेथ चेंज कर लिया और ये कैथोलिक हो गए। उन्होंने फिर क्या लिखी, द हाइंड एंड द पैंथर। उसमें क्या करते हैं, उसमें कैथोलिक जिन पे इन्होंने पिछली पोएम में अटैक किया था उन्हीं को डिफेंड करते हैं, इसका वेहेमेंटली डिफेंड्स कैथोलिसिज्म। फिर कामयाबी से और बड़े सक्सेसफुली और बड़े फोर्सफुली इसको डिफेंड करते हैं। और आप दोनों पोएम पढ़ें तो यानी लगेगा कि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है एक्चुअली कौन ठीक है, एक्चुअली ड्राइडन ठीक है। यानी ड्राइडन मास्टर है प्रोज का, तो वो अपनी लैंग्वेज की ग्रिप और कमाल से आपको किसी भी में कन्विंस कर सकता है, आपके रीजन को अपील करेगा वो। दे देयरफॉर शो ड्राइडन्स पावर एंड द स्किल ऑफ डिफेंडिंग एनी पोजीशन ही टुक अप एंड हिज मास्टरी इन प्रेजेंटिंग एन आर्गुमेंट इन द वर्ड्स। तो उम्मीद है ये आपको याद रहेंगे वो दोनों जो पॉइंट्स हैं। उसके अलावा फैबल्स इन्होंने लिखी विच वर रिटन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द ड्राइडन लाइफ। बिल्कुल आखिरी उम्र में जाकर उन्होंने कुछ फैबल्स पर काम किया। Show no decrease in his poetic power, written in the form of the narrative, they entitled Dryden to the rank among the best storytellers in verse in English। वर्स के अंदर जो बेहतरीन नैरेटिव स्टोरीज हैं, फैबल्स इन्होंने लिखकर वो साबित किया कि ये कितने अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं साथ साथ वर्स फॉर्म में
हेरोइक कपलेट लिखा डेफिनेटली। तो इसमें से क्या था, दो पोएम यहाँ भी जिक्र हो जाए, द पैलमोन एंड द आर्साइड विच इज बेस्ड ऑन चौसर्स नाइट्स टेल। यहाँ पे इन्होंने बेस किया स्टोरी को, चौसर की नाइट टेल। आपको पता है एक और किसी बंदे ने भी बेस की है अपनी कहानी नाइट के टेल के ऊपर, कोई याद है आपको? सो द पैलमोन एंड द आर्साइड, चौसर की जो नाइट्स टेल है कैंटरबरी टेल के अंदर, gives us an opportunity of comparing the method of the art of the 14th century poet with one belonging to the 17th century poet. 14th century के सारे चौसर हैं, उन पे जब ये बेस करते हैं तो हमें 17th century और इनके आर्ट के कंपैरिजन का मौका भी मिल जाता है। यानी पैलेमन ऑन द आर्ट साइड एक फैबल है। हिज अलेक्जेंडर्स फीस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट ओड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और उनकी जो ओड है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट odes Dryden produced. The poetry of the Dryden possesses all the characteristics of Restoration period, is therefore thoroughly representative of that age. It does not have the poetic glow, the spiritual fervor, poetic glow of the Shakespeare आप कह लें, या Ben Jonson, and the spiritual fervor of Milton या Donne। आपको पता है श्राउडेड फॉर्म में आके सरमन देते हैं, तो कितने ड्रामेटिक भी हैं, कितने स्पिरिचुअल भी हैं। तो इसके अंदर वो कोई ड्रामा उस तरह से नहीं, कोई फैंसी नहीं, कोई एग्जैजरेशन नहीं, कोई स्पिरिचुअल फर्वर नहीं, द मोरल लॉफ्टीनेस एंड द फिलोसफिकल डेप्थ भी कोई नहीं, which were sadly lacking in the restoration period, but it has। लेकिन इसमें फिर क्या है, इसमें है formalism, the intellectual precision, the argumentative skill, the realism, which were the main characteristics. Though Dryden does not reach great poetic heights, उस लिहाज से ये भी देखने का एक स्टाइल है खैर, कि अगर तो आप रोमांटिक व्यू से देख रहे हैं, या अगर आप शेक्सपियर एलिजाबेथन एंगल से, या आपके पास यार्ड स्टिक कौन सी है, अगर तो आप शैली और कीट्स और वर्ड्सवर्थ की नज़र से देख रहे हैं, जो आने वाले दिनों में इनको कंडेम करेंगे, वो कहेंगे ये क्या पोइट्री है, तो पोइट्री है ही नहीं, बिल्कुल इसको कंडेम कर देंगे, तो फिर तो इसमें कोई पोइटिकल हाइट नहीं थी। Yet here and there he gives a passage of the wonderful strength and the eloquence. His reputation lies in his being great as a satirist and reasoner in verse. In fact, in these two capacities, he is still the greatest master in English literature. तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो उसका रीजन, उसका जो स्टायर है, जो उसकी प्रिसीजन है, जो आर्गुमेंट है, उस पर तो कोई सवाल नहीं है, वो सारे लोग एग्री करते हैं कि ड्राइडन वाज द मास्टर। So Dryden's greatest contribution to English poetry was his skillful use of heroic couplet और अदर जो उसका contribution as a टेक्निकल पोइट जो है, या टेक्निक के एतबार से अगर देखें, आर्ट एज टेक्निक देखें, तो फिर हेरोइक कपलेट का जो मास्टरफुल यूज है, विच बिकेम द एक्सेप्टेड मेजर ऑफ द सीरियस इंग्लिश पोइट्री फॉर मैनी ईयर्स। और आप यकीन करें कि इन्होंने जो जो आर्गुमेंटेटिव स्किल दिखाए, जो रियलिज्म अडॉप्ट किया फ्रेंच को इमिटेट करते हुए, और इंग्लिश के अंदर तो ये पहली बार था, और जो प्रिसीजन लेके आए, जो डायरेक्टनेस थी, और जो प्लेन स्टाइल था इनका, जो हेरोइक कपलेट का यूज है, ये इन्होंने बुनियादें रख ली। अगले 100 साल तक इस चीज को फॉलो किया गया, 100 ईयर्स तक इंग्लैंड के अंदर यही चीज चलती रही। इसके बाद हम जाएंगे रेस्टोरेशन ड्रामा की तरफ, लेकिन आज ये नहीं जाएंगे।